नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस पितृपक्ष में पितरों को भूल गए तो कभी नहीं उतर पाएगा पितृदोष। देखिए कालचक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। जी हाँ, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पंडित जी लगातार आपको पितरों से जुड़ी खास और जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको पितृदोष से जुड़ी वो जरूरी बातें बताएंगे जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से परेशानियां दूर हो जाएं, संकट दूर हो जाएं और खुशियां आपके घर पर निवास करें, हमेशा बरकरार रहें, तो इसके लिए आपको पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। इसके लिए हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 0120665241 और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी, आज 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार है। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:38 तक, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र रात 9:54 तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग रात 1:27 तक, इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध है और आज द्विपुष्कर योग बना हुआ है दोपहर 12:38 तक। इसी क्रम में आज के रोज की तरह कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:13 से दोपहर 1:43 तक। इन अशुभ समयों में उत्तर दिशा की यात्रा बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए शुभ मुहूर्त के साथ ही अब शुरुआत करते हैं अपनी खास चर्चा की। कुंडली में पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही जिन पर पितृदोष होता है उनकी जिंदगी में कौन सी मुश्किलें आती हैं। आइए पंडित जी से सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि पितृदोष है तो वो दूर हो जाए। तो पंडित जी, किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो हमें अमूमन पता नहीं चलते हैं कि ये पितृदोष के कारण ही हैं? देखो, पितृदोष का 2 प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। एक मूल्यांकन पितृदोष का होता है कि बाई बर्थ जन्म लेने वाला बच्चा जो जन्म लेता है, यदि उसका सूर्य या मंगल पापक ग्रहों के साथ हो जाए, राहु केतु के साथ हो जाए, तो जन्म लेने वाला बच्चा पितृदोष से युक्त है ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि ये इसका पहला जन्म नहीं है जी। 2 चीजों पर ध्यान दो विपनेश। कभी किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में ये नहीं लिखा हुआ है कि सृष्टि की रचना किस तारीख को, किस महीने को, किस तिथि को हुई, और ना ये बात पता चलती है कि सृष्टि में सबसे पहला मनुष्य कब, किस वर्ष, कहाँ पैदा हुआ। और सारी कहानी आपको मिलेगी। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि में भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मदेव पैदा हुए, फिर तेजोमय ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ, फिर उसके बाद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों लोगों ने मिलकर सृष्टि की रचना की। ये सब सारी बातें पता चलती हैं। लेकिन अगर कोई ये जानना चाहे कि मेरा अगला जन्म कब हुआ, तो ये बड़ी पहेली की बात है। जैसे अगर किसी लड़के से ये पूछा जाए तुम्हारी मूंछ किस तारीख को जमी, तो वो नहीं बता पाएगा। वो कौन सी तारीख थी जब मेरी मूंछ महसूस होने लगी कि मेरी मूंछ आई थी। तो जब हम अपने शरीर में घटने वाली घटनाओं को ठीक से नहीं जानते हैं, तो जन्म जन्मांतर का जो हमारा जन्म है उसको हम कैसे जानेंगे? संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। तो अनंत कोटि जन्म हुआ है, सबका अनंत कोटि जन्म हुआ है। तो अब
दूसरे जन्मों में, इसके पहले वाले जन्मों में अगर हम अपने पितरों के लिए तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन नहीं कराए हैं, दान पुण्य नहीं किए हैं, तो इस जन्म में हम वो पितृदोष लेकर के पैदा होते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जन्म कुंडली को देख करके जाना जाता है। दूसरा प्रकार वो होता है कि जन्म कुंडली में आपके पितर दोष नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपके कुल में आकस्मिक मृत्यु हो गई, दुर्घटनात्मक मृत्यु हो गई, ये सब घटनाक्रम हो गए जी। तो इन सब घटनाक्रमों के भी प्रभाव से आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, वैसे तो मुख्य रूप से पितृदोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं। कुंडली में पितृदोष का सृजन 2 ग्रहों से खास करके सूर्य और मंगल के पीड़ित होने से होता है, लेकिन बृहस्पति के भी पीड़ित होने से होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। सूर्य के लिए पापक ग्रह शनि, राहु, केतु माने गए हैं। ऐसे में जब सूर्य इन ग्रहों के साथ दृष्टि या युति का संबंध बनाता है तो सूर्यकृत पितृदोष का निर्माण होता है। इस तरह से मंगल अगर राहु या केतु के साथ हो या इनसे दृष्ट हो तो मंगलकृत पितृदोष का निर्माण होता है। जो लोग पितृदोष के प्रभाव में होते हैं उनको हमेशा एक अनजाना सा भय बना रहता है। पितृदोष के कारण परिवार में हमेशा कलेश और अशांति बनी रहती है। परिवार के सदस्य कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते। ऐसे लोग किसी न किसी रोग या शारीरिक कष्ट से हमेशा घिरे रहते हैं। जिन लोगों पर पितृदोष होता है उनके बनते हुए काम अचानक लास्ट मोमेंट में खराब हो जाते हैं। और हाँ, अगर गंभीर पितृदोष है तो ये अकाल मृत्यु का कारण भी बन जाता है। पितृदोष के प्रभाव में आने वाले क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों को तनाव बहुत रहता है। पितृदोष संकट, अनहोनी और अमंगल को भी न्योता देता है। पितृदोष के कारण संतान सुख में विलंब होता है। संतान हो जाए तो उनसे संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। संतान आपका सम्मान नहीं करता है। बच्चों की शादी बहुत देर से होती है या होती ही नहीं है। पितृदोष के कारण घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। आमदनी की अपेक्षा खर्च ज़्यादा होता है। कितना भी कमा लीजिए बचत नहीं होगी। धन बीमारी, इलाज या कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में पितृदोष बढ़ेगा तो आपके करियर, परिवार, सेहत और रिश्तों में कड़वाहट कैसे बढ़ेगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा और इन परेशानियों से मुक्ति पाने का आसान उपाय भी बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। देखिए पंडित जी, जो पितृ दोष को लेकर जितनी भी आज तक आपको जानकारी नहीं थी, या ये कैसे होता है, कैसे खत्म होता है, किस तरह की प्रॉब्लम का आप सामना करते हैं, पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं। इसलिए जो उपाय आपको पंडित जी द्वारा बताए जा रहे हैं उनको भी आप ठीक से करिएगा। आइए राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की हम बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है। आपके सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति है और आपके व्यय भाव में राहु है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो धन संभाल करके खर्च करिए। किसी के उकसावे में या बहकावे में आकर के वाहवाही का शिकार होकर के पैसा मत बर्बाद कीजिए। काम को लेकर के नई योजना बनाने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। किसी भी तरह के बाहर के खान पान से आज आपको बचना चाहिए और लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। हनुमान मंदिर में भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए वृषभ राशि की हम बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं और नाम बता के सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए भैया। मेरा कानाराम नाम है और वासी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी। गुरुजी, मेरा जितने भी काम है तो वो काम सब रुक जाते हैं। क्या कोई दोष है क्या? कैसे इसकी पितृबाधा है, क्या है? आप कितने साल के हैं भैया? सर 40 साल का हूँ। देखिए, प्रश्न के हिसाब से तो पितृबाधा भी दिखाई दे रही है और प्रश्न के हिसाब से आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। और उसके पीछे जहाँ तक मेरा मूल्यांकन कह रहा है कि आपके 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है। आप धनाभाव के कारण, पैसे की कमी के कारण कोई सही योजना नहीं बना पा रहे हैं और किसी सही योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है। चंद्रमा से 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। अगर आप लोहा, कोयला, मिट्टी, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों का व्यवसाय करें या वाहन से संबंधित कोई व्यवसाय करें तो उसमें आपकी परिस्थिति ठीक हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब वृषभ राशि की हम जल्दी से बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज कैसा रहने वाला है, साथ ही आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत, साथ ही आज का उपाय आपके लिए क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, आज वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी इस समय तुला राशि में 7 अंश 3 कला पर गोचर कर रहा है। ये शनि के साथ स्नेहा दृष्टि से इत्साल कर रहा है। शनि से परस्पर पंचम नवम है। लग्नेश और भाग्येश की ये स्थिति जब होती है तो आदमी के भाग्य के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। और ख़ास करके अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। आज अगर आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ये वक्त सही है, आपको डिसीजन लेना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते को बिगाड़ेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में फैसला न लें। पीपल के नीचे जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सुबोध जी दरभंगा बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी, मैं अपने बारे में पहले जानना चाहता हूँ। मेरा जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 दिसंबर 1950। 1950। अच्छा। और सुबह में 5:55 पे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी सेहत ठीक नहीं है और टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने शादी नहीं की है। उनकी शादी कब होगी? बड़ा बेटा का जन्म है 16 अक्टूबर 1993 रात 10:55 पर बनारस में, वाराणसी। और उसकी शादी कब होगी ये बताएं। और छोटा बेटा मेरा जो है उसकी जन्म तिथि है 5 अक्टूबर 1992 दरभंगा। दिन में सुबह 1:05 पर है। चलिए ठीक है, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया। पहले बात तो आपको सुबोध जी बताना चाहूँगा कि आपके रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो बृहस्पति के साथ 4th भाव में बैठा हुआ है। आपके प्रश्न के अनुसार आप 74 साल के हो रहे हैं। अब ये शरीर माना जाए तो वृद्धावस्था का ही शरीर माना जाएगा। और रोग भाव का स्वामी चंद्रमा गुरु के साथ है। रोग भाव पर दृष्टि भी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ शारीरिक पीड़ा तो अब आपको रहेगी, खास करके सांस से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित और लीवर से संबंधित समस्याएं रहेंगी। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। अपना खान पान जितना हो सके बिना तेल घी का रखना चाहिए।
और किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपना उपचार करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप संयम नियम से रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। जो आपने अपने पुत्रों के विवाह के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में बता दें कि अभी भी आपके पुत्रों के विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है और ये लोग अपने करियर में अभी स्मूथ नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण इनका विवाह जो है इतना विलंब की स्थिति में पहुंचा हुआ है। और आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर सुबोध जी आपको पितरदोष भी दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, गया जी में जा कर के और इसी पितृपक्ष में आपको वहाँ पिंडदान तर्पण करना चाहिए। पिंडदान तर्पण और गया श्राद्ध करने से आपके परिवार में खुशियाँ लौटेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले पंडित जी इस पर हम चर्चा कल कर चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कल हम बात ये कर रहे थे कि अगर कोई सपने में हमें परिवार का सदस्य मृत दिखाई दे तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है, तो इसी से जुड़ा हुआ ही सवाल है, क्या ये मिथ है? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जो आप सपना देखते हैं वो सच होते हैं। तो अगर हमने इस तरीके का सपना 4 बजे 5 बजे देखा है किसी सदस्य की मृत्यु का, तो क्या देखो किस तरह से देखने से? सपने वही सच होते हैं जो रात में 3:30 बजे से लेकर के और सूर्योदय तक देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिसको देखने के बाद आँख खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती है। अगर आपने कोई सपना देखा और आपकी आँख खुल गई और फिर आप सो गए तो वो सपना महत्वहीन रहेगा। लेकिन सपना आपने देखा और उसके बाद आप सो नहीं पाए तो फिर वो सपना अपना परिणाम देता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न आता है वो बिल्कुल सटीक होता है। आपने सुना होगा दीवा स्वप्न का नाम बहुत बार सुना होगा। अगर कोई आदमी बहक बहक के बातें करता है और अपने पुरुषार्थ से बाहर जाकर बातें करता है तो लोग उसको कह रहे हैं देखो 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 दिन में ही सपना देख रहा है। कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा कि दीवा स्वप्न देख रहे हैं। इसी तरह से दिन में भी सपने आते हैं। दिन में भी अगर जिन्हें भी सोने की आदत है वो लोग जानते होंगे कि दिन में भी स्वप्न आते हैं। तो दिन में जब स्वप्न आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब उसी स्वप्न का होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में देखे हुए सपने तत्काल अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये मैंने अपने अंदर महसूस किया है। तो किसी की अगर मृत्यु हम देख रहे हैं अपने किसी नजदीक व्यक्ति की ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो क्या इंडिकेट उसकी आयु बढ़ जाएगी। अगर किसी की मृत्यु हम जीवित व्यक्ति की देख रहे हैं, चाहे वो मेरे माता पिता हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग हों, उसकी आयु बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने कहा कि सच हो जाते हैं सपने, जो सपने सच हो जाते हैं, कहीं कहीं उल्टा भी होता है ना। अगर सपने में मृत्यु देखो तो जीवन मिलेगा, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में क्यों ना देखो। सपने में शादी होती देखिए तो रिश्ता टूटेगा। सपने में भोजन करते हुए अपने को देखिए तो बीमारियां बढ़ेंगी। सपने में शौच देखना जो है लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण है। सपने में सांप का हथेली में काटना धन प्राप्ति का कारण है। सपने में दांत टूटना पुत्र दुख का संकेत है। सपने में दूध पीना जो है पुत्र के बीमारी का संकेत है। तो इस तरह और से सिक्के देखना, धन देखना सपने में, सिक्के और धन देखना मतलब कि जो है वो मतलब कि जो है धन के अभाव का संकेत है। और अगर हम सांप से डर रहे हैं सपने में तो इसका मतलब कि हमारे सामने कोई काल उपस्थित होने वाला है, कोई हमारे ऊपर विपत्ति आने वाली है। मेरे सवाल का जवाब थोड़ा सा अधूरा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में हम किसी की मृत्यु देख रहे हैं नजदीक के व्यक्ति की, तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना भी वो लंबी उम्र करेगा या फिर ऐसा है कुछ सपने अपना उल्टा फल देते हैं। अच्छा, जैसे कहते नहीं है जो सपना देख रहे हैं, सपना माने मिथ्या। सपना माने मिथ्या, सपना माने मिथ्या। सपना का असर जो होता है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वही सपना का असर होता है। जैसे सपने में आप अगर किसी की मृत्यु देख रहे हैं तो उसकी आयुष्य की वृद्धि है, उसके आयु की वृद्धि है ये, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों चाहे ना वो ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है, हाँ। लेकिन सपने में अगर उसी व्यक्ति को आप तेल लगाते हुए देख रहे हैं
तेल लगाते हुए देख रहे हैं या नंगा देख रहे हैं, तब निश्चित रूप से ये उसके लिए बहुत कष्टकर स्थिति बन सकती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर हम सपने को लेकर जिक्र करते हैं, हमारे परिवार के लोग या हमें सुनने को मिलती हैं। तो आज पंडित जी से ये भी हमने जाना है कि ये सब चीज़ें अगर हमें सपने में दिखाई दे रही हैं तो इनका मतलब क्या है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उनको करियर, सेहत और रिश्तों से जुड़ी किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए, इस दोष के होते हुए किस तरह की प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे हैं? देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितर दोष है या जन्म कुंडली में पितर दोष नहीं है फिर भी कुल में पितर दोष लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अगर राजकीय सेवा या सरकारी नौकरी में है तो उसके अधिकारियों से रिश्ता हमेशा खराब रहते हैं। पितृदोष जिन बच्चों की कुंडली में होता है उनका जीवन भर अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं रहता है। पितृदोष प्रभावित लोगों को अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या वो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। पितृदोष के प्रभाव से घर में शुभ और मांगलिक कार्यों पर बैड इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनको कड़ी मेहनत के बाद भी वो परिणाम नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। घर में पितृदोष हो तो परिवार के बच्चों की शिक्षा, उनके दिमाग, उनके बाल और उनके व्यवहार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, सिर के बीच के हिस्से से बालों का कम होना, ये पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष कुंडली में है तो अच्छे ग्रह भी उतना अच्छा फल नहीं देंगे जितना उनको देना चाहिए। जिस परिवार पर पितृदोष होता है उनको जीवन में कभी भी मान सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के घर में पेड़ पौधे या जानवर पनप नहीं पाते हैं। अगर पितृदोष ज़्यादा होगा तो आपके घर में जितने भी पौधे आप लगाएंगे, देखभाल करने के बावजूद भी पौधे प्रायः सूख जाएंगे। आपके घर में तुलसी नहीं चलेगी, आपके घर में पौधे सूखेंगे। ये बहुत बड़ा संकेत है। घर में शाम होते होते अजीब सा सूनापन, उदासी महसूस होने लगती है। पितृदोष के प्रभाव के कारण घर का एक हिस्सा अचानक या तो उसमें दीवार में क्रैक आ जाती है या खराब हो जाता है या गिर जाता है। घर का मुखिया बार बार बीमार पड़ने लगता है। रसोई के आसपास की दीवार पर दरार पड़ने लगती है। जिस घर में पितृदोष हावी होता है उस घर से कभी भी मेहमान संतुष्ट होकर नहीं जाते हैं। जिस परिवार पर पितृदोष होता है वहाँ रहने वाले लोग सुख साधन और संपन्नता होते हुए भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। पितृदोष के प्रभाव के कारण भाई बहनों के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। देखिए, इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर इनमें से कोई लक्षण आपको समझ में आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप अमावस्या के दिन 1 किलो चावल, 1 पाव दाल, 1 किलो आटा और सब्जी और 1 पैकेट छोटा वाला पैकेट नमक का, 1 छोटी सी घी का पैकेट, 1 छोटा सा सरसों के तेल का पैकेट, इतना सामान इकट्ठा करके और सोमवार को किसी मंदिर के पुजारी को दान देना शुरू करिए। इसको कच्चा सीधा भी बोलते हैं। अगर ये उपाय आपने 1 साल लगातार कर लिया तो चाहे जितने प्रकार का पितृदोष होगा उसमें आपको राहत मिल जाएगी। दूसरी बात, क्या आप भी घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं? और क्या आप भी जानवरों को सताते हैं? क्या आपके घर के दरवाजे पर बंधे हुए जानवर घंटों घंटों खड़े रह जाते हैं, उन्हें चारा नहीं डाला जाता है? क्या आपके मन में भी लालच और धोखे का भाव हमेशा रहता है? तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ये सारी बुराइयां कैसे आप पर पितृदोष का बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशा जी अहमदाबाद से, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा।
पंडित जी, आपको सादर प्रणाम। आपने हमारा इतना कल्याण किया है, क्या बताएं, हमारे रिश्तेदारों का भी। और अभी मेरे रिश्तेदार यानी मेरी बहन मौसी की लड़की के लिए ही प्रश्न है। मेरी मौसी की लड़की का जन्म 19 मार्च 1996 का है, 9:43 रात का। पंडित जी, वो पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसने डॉक्टर है, MD कर लिया, अब DM कर रही है इमरजेंसी मेडिसिन में। परंतु काफी टाइम से हम उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, रिश्ते आ तो रहे हैं पर हमारे कास्ट में नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम बहुत परेशान हैं और ज्यादातर रिश्ते हैं ना विदेश से आ रहे हैं। तो हम ये यहाँ विदेश में रिश्ता करना सही रहेगा और कैसा रिश्ता मिलेगा और करियर में आगे कैसा रहेगा पंडित जी? देखो बेटा, जहाँ तक आपने अपने मौसी के बेटी के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में मैं बता दूं कि मार्च 2025 के पहले अच्छा रिश्ता होने की संभावना है। अब आपने जो प्रश्न किया है इसके हिसाब से चर राशि में शुक्र के जाने के कारण जहाँ ये रहती हैं वहाँ से दूर हट करके ही विवाह होगा। वो विदेश भी हो सकता है, स्वदेश भी हो सकता है। पहले तो हमारे यहाँ शास्त्रों में परदेश और देश दो बातें कही जाती थी। जहाँ आदमी का जन्म होता था उसको देश कहते थे, जन्मभूमि, और वहाँ से हटकर 100-200 किलोमीटर जाने के बाद उसको परदेश कहते थे। आज परिभाषा बदली है। आज मतलब पूरे भारत को देश कहते हैं और विदेशों को विदेश कहते हैं। तो ऐसे में ये बता पाना तो बहुत कठिन है कि विदेश में विवाह होगा कि यहाँ होगा, लेकिन ये बताना बहुत ही आसान है कि मार्च 2025 तक इनके लिए रिश्ता आ जाएगा और अच्छा रिश्ता होगा। जहाँ तक इनके विवाह की बात है, इनका विवाह चाहे आप जितनी कोशिश कर लें अंतर जाति विवाह ही होगा। अपने जाति में विवाह होने की संभावना न के बराबर है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात करेंगे। कैसा रहेगा आज दिन आपका, पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आपके लिए। पंडित जी बताइए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल है और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा गुरु के साथ है। कहीं अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है पहले से, उसके वापस आने की संभावना बन रही है। जहाँ तक कामकाज की बात करें तो कारोबारी यात्रा करनी पड़ सकती है, कोई अपना दोस्त मिल सकता है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो लापरवाही न करें खान पान में, दवा लेने में। वाहन सावधानी से चलाएं। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है, जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपका राशि स्वामी चंद्रमा अभी भी इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी वृषभ राशि में है, लेकिन शायद कार्यक्रम खत्म होते होते ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन जाएगा। ऐसे में आज किसी से आपको कुछ समय के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन आज मंगलवार का दिन है, ध्यान रखिएगा आज का लिया हुआ कर्ज उतरता नहीं है और आज का लिया हुआ कर्ज दुर्भाग्य को भी जन्म देता है। इसलिए कोशिश करिएगा किसी से कर्ज मत लीजिएगा, और कर्ज भी लीजिएगा तो उसे सूद ब्याज पर मत लीजिएगा। जितना मूल लीजिएगा वही मूल वापस करने की शर्त हो तो लीजिएगा, वरना न लीजिएगा। काम में बड़ी सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे। सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसका परिणाम उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। उनको पितरों के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उन सभी को गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे वो पितृ दोष से बच सकें। लेकिन वो गलत काम कौन से हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, ये कौन से काम है जिससे आम आदमी अनजान रहता है, उसको नहीं पता कि वो ये सब कर रहा है, जिससे पितृ दोष भयानक फल मतलब परिणाम दे सकता है? देखो विपनेश, साफ सी बात है, सनातन धर्म की जो मूल अवधारणा है वो ये है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। काश ये लोग समझ पाए। सुनिए, और अनादिकाल से जिस सिंहासन पर याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषि बैठते थे उसी सिंहासन के बगल में गार्गी जैसी स्त्री भी बैठती थी। मतलब कोई भेद हमारे संस्कृति में स्त्री और पुरुष को लेकर के नहीं है। और श्रीमद् दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। हे जगत जननी जगदम्बा, आप संसार की सारी विद्याओं में विराजमान हैं, समस्त अक्षरों में आप अमृत के रूप में विराजमान हैं और समस्त स्त्रियों के अंदर आप ही आप विराजमान हैं। जब जगत जननी जगदम्बा का आविर्भाव हर स्त्री के अंदर है तो स्त्री का सम्मान होना चाहिए। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं को मानसिक यातना दी जाती है, उन घरों में चाहे स्वयं कुबेर भी आने की कोशिश करें तब भी वो घर सुखी नहीं रह सकता है। पंडित जी, आपने कहा कि कहीं पर भी ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा कि जो पुरुष और महिलाएं हैं उनमें अंतर हो। हाँ। तो फिर ये अंतर शुरू कहाँ से हो गया समाज में? देखो, ऐसा है, अंतर समाज में शुरू हो गया यहाँ आने के बाद। जैसे भगवान ने आपको शरीर दिया, भगवान ने आपको बुद्धि दी, भगवान ने आपको ज्ञान दिया, देखने के लिए सूरज की रोशनी दी, चलने के पृथ्वी दी। जैसे एक आदमी आपको 100 एकड़ जमीन दे दे और तरह तरह के अनाज दे दे, अब कौन सा अनाज बोना है तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप कौन सा अनाज बो रहे हो, किसकी फसल चाहिए आपको। तो यहाँ आने के बाद जीव, जब मतलब कि जीव तो ईश्वर का ही अंश है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो अपने को कर्ता भाव, अहंकार विभूर आत्मा कर्ता यु मन्यते, जब अपने को कर्ता मानने लगता है तब यहाँ भेद हो जाता है स्त्री और पुरुष में। बाकी तो स्त्री और पुरुष दो पोशाक हैं। अगर भागवत दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में एक ही चिन्मय ईश्वर का वास है। ये इस समाज की देन है, वर्तमान का समाज। अब आप कहो ना, जैसे भारत की संस्कृति जो है विवाह विच्छेद की नहीं है। मतलब विवाह होना तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन विवाह टूटना सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विवाह टूट जाए और फिर दूसरा विवाह हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात, माता पिता की इच्छा से पहले वागदान फिर कन्यादान का विधान है, लेकिन आज गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिविंग रिलेशन ये सब चल रहा है। ये कहाँ से आया? तो कहने का मतलब देखो, ठीक से समझो, एक होती है संस्कृति और एक होती है सभ्यता। जी। संस्कृति जो होती है वो अपने स्वरूप में सदा सर्वदा विराजमान रहती है और सभ्यता जो होती है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे हम बचपन में जब किसी के यहाँ मतलब कि कोई मर जाता था और 13वें दिन भोजन करने जाते थे या बारात में भोजन करने जाते थे या बारात में जाते थे, तो ज़मीन पे एक टाट पट्टी बिछा करके बैठा करके वो भोजन कराया जाता था। पत्तल पर भोजन कराया जाता था। लेकिन अब हम 10 साल से देख रहे हैं ये सिस्टम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जहां आप जाएंगे वहां आप अपने एक प्लेट उठाएंगे और अपने हाथ से आप खाना परोसेंगे, अपने हाथ से आप खाना खाएंगे। बुफे सिस्टम हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब ये क्या है? ये एक सभ्यता है ना, सभ्यता बदल रही है, सभ्यता बदल रही है, लोग परिवर्तित हो रहे हैं। मैं तो जब आप इतना जागरूक लोगों को कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, लेकिन अभी भी आप देखिए कई लोग कन्या पूजन तो करते हैं, लेकिन जो स्त्री आपको जन्म देती है, आपका घर संभालती है, आपके बच्चों को पालती है, आपके हर सुख दुख में खड़ी रहती है, उसी का सम्मान नहीं है, उसी के काम की तारीफ नहीं ये है। नहीं कहा जा सकता। के कई घरों में है ये स्थिति पंडित जी। देखो, अन्वय और व्यतिरेक दोनों बातें हैं। अन्वय और व्यतिरेक दोनों बातें हैं, है नहीं है। जो दुष्ट स्वभाव के हैं, जो चांडाल प्रवृत्ति के हैं, समझ रही हो ना, जो आसुरी स्वभाव के हैं, उनके घर में भले महिलाओं को प्रताड़ना मिले,
लेकिन जो जरा सा भी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान के मतलब कि आस्था, भगवान में आस्था और विश्वास रखते हैं, उनके घर में आज भी महिलाओं का वर्चस्व और सम्मान है। ऐसा भी पितृदोष का कुछ कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। कनेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि घर की गृहलक्ष्मी वो अन्नपूर्णा है और उनके द्वारा बनाई हुई रोटी ही तो गाय खाती है। बिल्कुल। उनके बनाई हुई रोटी तो कौवा और कुत्ते को दी जाती है। उनका बनाया हुआ प्रसाद ही तो पूरा परिवार पाके उसका भरण पोषण होता है। तो जब देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय में माता देवहूति से भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माँ, जो व्यक्ति हर मनुष्यों के अंदर मुझ परमेश्वर को नहीं देखता है और पाषाण की मूर्ति माने पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है, वो समझ लो कि राख में हवन करता है। राख में हवन करता है। राख में हवन करने का मतलब कुछ नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं करता है। तो कहने का आशय यह है, सबसे पहले हमें सभी जीवंत प्राणियों में ईश्वर भाव करना चाहिए। हाँ, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है, उन लोगों पर शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव 4 पीढ़ियों तक रहता है और दोष लगता है। जिस घर में जानवरों को मारा जाता है, वो लोग भी पितृदोष से पीड़ित हो जाते हैं। जिस घर में विनम्र रहने वाले व्यक्ति का अपमान होता है, वो घर भी पितृदोष से पीड़ित होंगे। जो लोग किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करते हैं, वो भी पितृदोष के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरों की जमीन हथियाने से और किसी की हत्या करने से भी पितृदोष बढ़ता है। किसी बुजुर्ग का अपमान करने से पितृदोष लगता है। सीढ़ियों के नीचे रसोई या स्टोर रूम बनाने से पितृदोष बढ़ता है। किसी को धोखा देने से पितृदोष लगता है। शेरमुखी घर यानी जो आगे की तरफ चौड़ा और पीछे की तरफ सकरा हो, पतला हो, ऐसे घरों में रहने पर भी पितृदोष लगता है। ऐसे घर में रहने से भी वहाँ रहने वाले लोग पितृदोष से प्रभावित होते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। अब एक बात, किस मंत्र का जप करने से दूर होगा पितृदोष और किस पेड़ पर जल चढ़ाने से मान जाएंगे पितर, ये सब बताऊंगा आज आपको विस्तार से। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य आज कितना आपका साथ दे रहा है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, यात्रा में धन हानि हो सकती है और ऑफिस में विवादों से आपको बचना होगा, क्योंकि अब सूर्यदेव कन्या राशि में केतु के साथ हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। अगर कोई बैंक से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें और ज़रूरतमंद लोगों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में बुध, सूर्य और केतु की स्थिति है, बुध अपनी उच्च राशि में आ गया है, लेकिन बुध अभी अस्त है। तो बुध के अस्त होने के कारण हो सकता है कि आपको कारोबार में नुकसान हो जाए, इसलिए अलर्ट होकर के कोई डिसीजन लीजिए। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार के साथ घूमने का भी संयोग बन रहा है। अगर ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे तो तकलीफ हो सकती है। उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों में कपड़े दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस वक्त कालचक्र दर्शक दिल्ली से दीप्ति जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जोर से बोलिए दीप्ति जी। पंडित जी, मुझे ये पूछना है, मुझे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो ये पूछना है कि किसी अगर दंपत्ति के एक ही लड़की हो और उस लड़की की संतानें भी आगे लड़कियां ही हो, तो फिर उस दंपत्ति का श्राद्ध कौन करेगा? क्या वो अपने नाना नानी के लिए लड़कियां श्राद्ध कर सकती हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि दंपत्ति के अगर माता पिता और सास ससुर दोनों जिंदा हैं, तो क्या उन पर श्राद्ध के नियम लागू होते हैं? देखो बेटा, सही बात तो ये है
कि पूरे भारतवर्ष में दो प्रकार के कर्मकांड की पद्धतियां प्रचलित हैं। एक है मिताक्षरा और एक है दाय भाग। जहां हम रहते हैं जिस क्षेत्र में, यहाँ मिताक्षरा लागू है। मिताक्षरा में कर्मकांड के नियमों का पालन होता है। मिताक्षरा जो है निर्णय सिंधु है, जिसमें पिंडदान और तर्पण करने का विधान, दाह संस्कार में अग्नि देने का विधान पुरुषों को दिया गया है। लेकिन दाय भाग जो है उसमें स्त्रियों को भी पिंडदान और अग्नि का मुखाग्नि देने का अधिकार दिया गया है। तो जहाँ की जैसी परिस्थिति हो वहाँ ये निर्णय लेना चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर किसी के पास पुत्र नहीं है और कन्या ही है तो कन्या उसका अंत्येष्टि कर्म से लेकर के अगर सब कर्म करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकती हैं। क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार आप मतलब कि आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में मर्यादा का हनन हो जाता है। तो इसीलिए अगर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए और बृहस्पतिवार का दिन है, दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है और आपको दक्षिण दिशा में भाग के जान बचानी है, तो क्या आप नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो आपातकाले मर्यादा नास्ति। तो कहने का मतलब ये है वो कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किन वृक्षों की पूजा और सेवा से पितृदोष दूर हो सकता है? कौन से मंत्र और धार्मिक पुस्तक के पाठ से पितरों को शांति मिल सकती है? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वो पुस्तकें और वो मंत्र जिससे शांति मिले पितरों को। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया अर्जुन से, तो उसमें एक विभूति का नाम उन्होंने बताया कि मैं वृक्षों में अस्वस्थ अर्थात पीपल हूं। वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो पीपल और बरगद के वृक्ष लगाने से, उनकी पूजा करने से निश्चित रूप से पितरदोष से शांति होती है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को देखने, जल चढ़ाने और उनसे शक्ति देने की प्रार्थना करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है और पितरदोष से मुक्ति मिलती है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पितरदोष के कारण पूरे परिवार का चेहरा हर समय उदास रहता है, घर में हंसी सुनाई ही नहीं पड़ती और जैसे सब लोग बीमार हैं, तो घर का कोई एक व्यक्ति अगर कमर कस ले कि मुझे इस घर की स्थिति बदलना है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ घर की स्थिति बदल सकती है। उसके लिए बस एक काम करना है कि सूर्योदय के समय उठ करके नहा करके सूर्य को जल दें और किसी विद्वान व्यक्ति से मिलकर प्राणायाम सीख लें। और कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें पूरक कुंभक रेचक किया जाता है। प्राणायाम 5 बार करने के बाद आप 12 माला गायत्री मंत्र का जप सुबह, 12 माला गायत्री मंत्र का जप शाम को, ये करना शुरू कर दीजिए। 1 वर्ष तक अगर ये आप अनुष्ठान कर दीजिए, अगर आपके घर में 1% उदासी रह जाए तो आप जरूर कहिएगा, लाइव कहिएगा कि आप ऐसे ही फेंकते हैं, आप सही बात नहीं बोलते हैं। 1 साल तक लगातार अगर आप प्रातः सायं 12-12 माला गायत्री मंत्र का जप करें, सात्विक भोजन करें, चरित्र पवित्र रखें और किसी प्रकार के एडिक्शन में ना रहें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके घर से ऋण, रोग, दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा करने से भी पितर दोष में लाभ मिलता है। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को प्रेम, सम्मान और पूर्ण अधिकार देना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का या श्रीमद् भगवत गीता का 11वें अध्याय का पाठ और 7वें अध्याय का पाठ अगर किया जाए तो इससे भी पितर दोष से मुक्ति मिलती है। जब भी किसी तीर्थ पर जाएं तो अपने पितरों के लिए 3 बार दक्षिण दिशा में मुंह करके तर्पण जरूर करें। पितृदोष निवारण के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी का चित्र लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी पूजा स्थान में उनका चित्र न लगाएं। अगर आप उनका पूजा स्थान में चित्र लगाते हैं और रोज उनका आवाहन करते हैं
तो आप मानिए कि वो हर समय प्रेत योनि में फंसे रहेंगे और उनका उद्धार नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ेंगे और तुला राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी जल्दी से बताइए। देखिए भाई, तुला राशि वालों को तो ये बताऊंगा कि यद्यपि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है, फिर भी आपके धन भाव का स्वामी मंगल इस समय अपने भाव से छठा आठवां है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं और सीधे अपने मोबाइल से ही लेन देन करते हैं तो आज आपको ऑनलाइन फ्रॉड से भी खुद को बचाना चाहिए। आज काम का पूरा क्रेडिट मिलेगा। गलतफहमी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मौसमी बीमारियों से बचना होगा। नई प्रॉपर्टी में जल्दबाजी ना करें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। पितरों की शांति और बड़े से बड़े पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी देखिए, अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम से मंदिर में दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा और दक्षिणा ये दान करना चाहिए। ज़्यादा करके ये दान शिवालय में करना चाहिए। आजकल के मंदिर तो डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। उसमें आपको शिव जी भी मिल जाएंगे, गणेश जी भी मिल जाएंगे, हनुमान जी भी मिल जाएंगे, राम सीता भी मिल जाएंगे, राधा कृष्ण भी मिल जाएंगे, और तो और उसी में एक कोने में साईं बाबा को भी बैठा दिए हैं ले जाके भैया लोग। और बाहर दुकानदारी करने के लिए अब 4-5 सालों में सबके हर मंदिर के सामने एक शनि देव भी आपको मिल जाएंगे। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाले मंदिर में मत जाइएगा। उस मंदिर में जाइएगा जिस मंदिर में केवल और केवल शिवालय हो। शिवालय का मतलब जो पिरामिड के आकार का हो, जिसमें मध्य में शिवलिंग स्थापित हो, बाहर जहाँ नंदी स्थापित हो, उस शिवालय में जा कर के और अभिषेक करिए शिव जी का, और उन्हें जैसे हो सके अच्छे ढंग से पूजन करिए। अगर ये पूजा आपने शुरू कर दिया तो भगवान शिव की कृपा से पितर दोष भी नष्ट होगा। घर के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, और अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसके निमित्त पितृपक्ष में पिंडदान करिए, नारायण बलि करवाइए, और ग्रहण के समय, ग्रहण के बाद दान अवश्य करिए। जन कल्याण के लिए कार्य करिए, वृक्षारोपण करिए, सामाजिक स्थलों पर जल की व्यवस्था में सहयोग दीजिए। नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त, पितृ सूक्त, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। सोमवार सुबह स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर जाएं। किसी मृतात्मा को लगातार 3 वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया जाए तो वो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसी प्रेतात्माओं की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में पितर दोष है, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, तो भी जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसी स्थिति में नारायण बलि जरूर कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आज जो आपका ग्रह गोचर है इसको देखते हुए, व्यय भाव के शुक्र को देखते हुए बीमारियों में खर्चे के संकेत हैं, और आज आपको कहीं निवेश नहीं करना चाहिए। नौकरी में तरक्की होगी, पिता से अनबन हो सकती है। योग और प्राणायाम करें, बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी का चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अभी भी वृषभ राशि में है, और धनु राशि से द्वितीय भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में है। आज आपको थोड़ा सा शॉपिंग करने का शौक चढ़ेगा और इस पर पैसा भी खर्च होगा। आज नई योजनाओं पर आप चाहें तो काम कर सकते हैं। भाई बहन में मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ज़्यादा कामकाज से थकान भी महसूस होगी। नई योजना में निवेश करने से बचें। बजरंग बाण का पाठ करें, और शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। पंडित जी मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव में शुक्र की स्थिति है, 5वें भाव में बृहस्पति के साथ चंद्रमा गोचर कर रहा है। ऐसे में पैसों को लेकर किसी अपने से विवाद हो सकता है। और दूसरी बात,
नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। पाचन संबंधी समस्या होगी। आपकी जिद नुकसान कराएगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है। आमदनी का नया स्रोत मिलना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ऑफिस के ट्रिप पर भी आप जा सकते हैं। आज नए मित्र बन सकते हैं। बीपी अगर आपको है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो अपना ध्यान रखिए। किसी पर बेवजह मत चिल्लाइए। ज़रूरतमंदों में दवाइयाँ दान कर सकते हैं तो करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की। जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, बताइए पंडित जी मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में अभी भी राहु की स्थिति है, लेकिन सूर्य बुध की दृष्टि भी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी डील अगर आप करते हैं तो उससे धन लाभ हो सकता है। जल्दबाजी में इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दूसरों के रिश्तों में दखल नहीं देना चाहिए। सात्विक भोजन आपको स्वस्थ रखेगा। जल्दबाजी में पुरानी गाड़ी मत खरीदें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ नासिक से श्रीकांत जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी मैं श्रीकांत दुबे बोल रहा हूँ आजमगढ़ जिला से। जी, मेरा प्रश्न है, मेरी बच्ची है, उसका जन्म है 3/8/1997, शाम 7:45 बजे। जी, उसकी शादी कब होगी और कहाँ पे होगी? और मेरी भी चोट लगती रहती है, कई बार चोट चपेट लगी, तो मेरा धंधा पानी कैसे लगे चलेगा? मेरा जन्म है 31/10/1968। चलिए पहले आपके बेटी के विवाह के बारे में जान लीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बेटी के विवाह का योग अब शुरू हो चुका है। 27वां साल इसका चल रहा है। अब इसके विवाह का समय हो गया है। इसको कहिए कि बृहस्पतिवार को नहा करके और केले के पेड़ में जल हल्दी डाल करके भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगा के एक घी का दिया जलाए, और हो सके तो वो चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाए। 16 बृहस्पतिवार का व्रत करने पर इसे चिरंजीवी, दीर्घायु और भाग्यशाली वर की प्राप्ति हो जाएगी। विवाह का योग मार्च-अप्रैल 2025 तक संपन्न होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन ये उपाय जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति पाने के और भी सरल और अचूक उपाय क्या हो सकते हैं। पंडित जी बताइए सरल आसान शब्दों में। देखिए, हर सोमवार को किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, शिवालय में जाइए और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। हर रोज इष्ट देव या कुल देव की उपासना करिए। पितृदोष है तो किसी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करिए। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज करवाइए। श्री दुर्गा सप्तशती या श्रीमद् भागवत कथा का हर रोज पाठ करिए। एकादशी का व्रत रखने से भी पितरदोष से मुक्ति मिलती है। हर अमावस्या को घर में सत्यनारायण की कथा करने से भी पितरदोष से मुक्ति मिलती है। रात में सोने से पहले अपने हाथ और पैर धोकर सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी न सोएं। साल में एक बार शुक्ल या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। नाग पंचमी का व्रत करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी दर्शकों को। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।